जो शरण का परिचय है, वो आपको दे देती हूँ। शरण हमारी संस्था है जो कि डॉक्टर नंदिता शाह ने शुरू की थी। शरण का जो पूरा नाम है वो है सैंक्चुरी फॉर हेल्थ एंड रिकनेक्शन टू एनिमल्स एंड नेचर। डॉक्टर नंदिता हमारे देश में जो जीवन शैली संबंधित जो बीमारियां हैं, उनको दूर करना चाहती थी और इसका शरण कोष की शुरुआत करने का मकसद भी यही था। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा नाम शर्मिला कन्नन है और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूँ। और हमारे साथ आज जुड़ी हैं हमारी एक और फैसिलिटेटर जयश्री कन्नन। और ये हमारे चैट बॉक्स में आप लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब देंगी। ये भी एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एक हील योर लाइफ की हीलर भी हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गट माइक्रोबायोम के बारे में, जिनको हम अगर हिंदी में कहें तो हम इन्हें जीवाणु कहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वार्ता जो है आपके साथ ये गट माइक्रोबायोम पर है। गट माइक्रोबायोम क्या होता है? दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में जीवाणु रहते हैं। हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों कई करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिनको हम जीवाणु कहते हैं। इनको अंग्रेजी में गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। गट यानी आपका वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि आपकी बड़ी आंत। लेकिन हम इसको जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को पूरा इंक्लूड करता है। गट नाम का ये जो शब्द है अंग्रेजी का, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, आपका पूरा मुंह, आपका इसोफेगस, आपका लिवर, किडनी, ये सारा। लेकिन ये जो माइक्रोबायोम है, ये आपकी बड़ी आंत में ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि आपका जो पेट है, इसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है। इस एसिड में ये माइक्रोबायोम इतना जिंदा नहीं रह सकते। छोटी आंत में रहते हैं, ज्यादा ये रहते हैं आपकी बड़ी आंत में। और स्तनपायी यानी कि मैमल्स, यानी कि माँ का दूध पीकर बड़े होने वाले ये जो जीव हैं, ये प्राकृतिक रूप से ही जीवाणुओं के साथ सदियों से बड़े हुए हैं। हमारे शरीर की जो अपनी कोशिकाएं हैं, यानी कि सेल्स जो हैं, ये 90% जीवाणु हैं और सिर्फ 10% ही हमारे शरीर की अपनी कोशिकाएं मानी जाती हैं। इतनी ज्यादा हमारे शरीर में ये रहते हैं। पुराने काल से ही हमारी ये जो इंसान जो है, जो इस पृथ्वी पर आया है, ये प्रकृति के साथ मिलकर रहा है। आपकी आंतें कुछ ऐसे दिखती हैं। ये जो आप पिंक रंग का जो आप देख रहे हैं, ये आपकी बड़ी आंत है। इस बड़ी आंत में करोड़ों की तादाद में ये माइक्रोबायोम रहते हैं दोस्तों। और ये आपकी आंत कुछ अंदर से ऐसे दिखती है, पूरी भरी हुई। कुछ का मानना है कि 200 से 500 या उससे भी कई ज्यादा प्रजातियां आपके पेट में रहती हैं। 1000 की प्रजातियां भी मानी जाती हैं दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि इनकी जो तादाद है, ये बहुत ही ज्यादा है। 100 करोड़ से ज्यादा जीवाणु आपके शरीर में रहते हैं। ये जीवाणु विषाणु भी बन सकते हैं, कीटाणु भी बन सकते हैं। इस बात पे निर्भर करता है कि हम खाते क्या हैं और हमारे शरीर में जाता क्या है। इनके बारे में हम आगे आगे, जैसे हम स्लाइड्स में चलेंगे, बहुत ज्यादा समझेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर के बाहर हमारी स्किन पर भी बहुत ज्यादा जीवाणु होते हैं। आप चाहे कितना भी नहा लें, कितना भी अपने आप को साफ कर लें, बहुत ज्यादा इनको आप मिटा नहीं सकते। ये रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते। ये अगर हम मूलतन कहा जाए तो 3 प्रकार के जीवाणु होते हैं। एक को हम कहते हैं, अंग्रेजी में अंग्रेजी शब्द ही है, सिम्बायोटिक कहा जाता है। दूसरा है कमेंसल। तीसरा है पैरासिटिक। अब सिम्बायोटिक, कमेंसल और पैरासिटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक यानी आपस में फायदेमंद। चलो, तू मेरा फायदा कर, मैं भी तेरा फायदा कर देता हूं। मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगा और तुम्हारे लिए फायदा करूंगा। दूसरा है कमेंसल। ये वैसे किराएदार हैं, जैसे जो आपके मकान में रहते हैं। आपका नुकसान नहीं करेंगे लेकिन किराया नहीं देंगे। आपके शरीर के साथ शांति बनाए रखते हैं, लेकिन रहते आपके शरीर में ही है। तीसरा पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी ये वो हैं जो आपको मारने को भी तैयार रहते हैं दोस्तों। अगर इनके हाथ में मौका लगे, यानी कि हम इनको इस तरीके के मौके दें, तो ये आपके शरीर का नुकसान भी कर देंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे ब्रेन स्टेम से लेकर हमारी पेट के
लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि आपके पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एक नस है जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं। वेगस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है वॉन्डरिंग, यानी कि घूमने फिरने वाला। ये जो नस है ये आपके पूरे शरीर में नीचे तक यानी कि आपके पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट तक ये जाता है। ये एक तरीके का सुपर हाईवे है। सुपर हाईवे क्या काम करता है? आपके गट में यानी कि आपकी बड़ी आंत में जो जीवाणु रहते हैं वो आपके दिमाग को संदेश पहुंचाते रहते हैं, संदेश भेजते रहते हैं। और जब ये संदेश भेजते हैं तो आपके दिमाग को सुनना पड़ता है, वो नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आपका दिमाग अपने आप रिएक्ट नहीं करता है। आपके शरीर में जो मैसेज आ रहे हैं, आपका गट जिस तरीके का मैसेज भेज रहा है, उस मैसेज के आधार पर ये जो दिमाग है वो आपके शरीर को या तो बीमार करता है या फिर बीमारियां पैदा कर देता है। मानसिक हो, शारीरिक हो, कई तरीके की समस्याएं आपको पैदा हो सकती हैं अगर आपका ये गट माइक्रोबायोम ठीक संदेश ना भेजे। ये इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि भाई आपके एक कमरे में, आपके घर में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। अगर बहुत सारे अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग होंगे उसमें जो लड़ाई या झगड़ा करने वाले हों, तो अब आप बाहर चले जाएंगे ना, है कि नहीं? अगर बहुत ज्यादा बुरे लोग हों तो अच्छे लोग बाहर चले जाएंगे, है कि नहीं? अच्छे लोग फिर वहां रह नहीं सकते जब बुरे लोग की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए तो, है कि नहीं? कुछ इसी तरीके से हमारे शरीर में भी होता है। ये वैगस नर्व के जरिए जो आपके दिमाग को संदेश भेजा जा रहा है, संदेश भेजने वाले अगर अच्छे हों तो संदेश अच्छा भेजेंगे। 90% सेरोटोनिन यानी खुशी का हार्मोन आपके गट में पैदा होता है और इसमें आपके जो माइक्रोबायोम है यानी जीवाणु है, इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। यानी कि जो हम कहते हैं कि गट रेंचिंग एक्सपीरियंस, आई हैड अ गट फीलिंग, माय गट इंस्टिंक्ट सेज, ऐसे वाक्य जो है ये अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन इनका जो एक यूज है, इनका जो हम उपयोग करते हैं, ये हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमारी गट फीलिंग जो है, हमारा, हम हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे हमारा दिल कहता है, अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव अ गट फीलिंग, है कि नहीं? तो ये गट फीलिंग क्या है? ये जो हमारी जो माइक्रोबायोम है, ये जो भावनाएं जो पैदा कर रही हैं, जो मैसेज भेज रही हैं, उसके हिसाब से आपके दिमाग में ख्याल पैदा होते हैं और उन्हीं ख्यालों को हम कहते हैं हमारी गट फीलिंग है या गट इंस्टिंक्ट है। और इसी से बनता है हमारा गट ब्रेन एक्सिस। दोस्तों, विदेशों में जो आजकल रिसर्च चल रही है उससे ये भी पता लगा है कि जिन लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, यानी कि जो युद्ध में जाकर आए हैं वैसे सिपाही, या जिन लोगों ने बहुत ज्यादा मारा मारी या कोई बहुत ज्यादा ऐसा दर्दनाक दृश्य देखा है, या जीवन में किसी भी कारणवश ट्रॉमा हो जाता है और उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है, उसमें भी गट माइक्रोबायोम का योगदान है। और यहां तक हो रहा है कि फीकल ट्रांसप्लांट यानी कि एक हेल्दी डोनर के शौच का कुछ हिस्सा आपके शरीर में डाला जाए ताकि आपके शरीर में वो माइक्रोबायोम विकसित हो सके जो आपको बीमारी से राहत दिला सके। तो सोचें, हमने अपने खान पान को इतना खराब कर लिया है कि अब हम फीकल ट्रांसप्लांट तक आ गए हैं कि ये ट्रांसप्लांट करें तो शायद इंसान ठीक रहेगा, क्योंकि आपके फीसिस में भी यानी कि जो आपका शौच होता है उसमें भी बहुत भारी तादाद में ये जीवाणु होते हैं। और ये गट माइक्रोबायोम कैसे काम करते हैं दोस्तों? ये आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि संदेश भेजकर वो काम करना शुरू करता है। दूसरा, आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है उसमें 50% से ज्यादा आपके पेट में ही स्थित है, क्योंकि जो पैथोजेंस हैं यानी कि जो नुकसान पहुंचाने वाली बैक्टीरिया जो आपके शरीर में आता है वो सबसे पहले आपके इसोफेगस के जरिए यानी कि खाने की जो नली है उसके जरिए आपके पेट में ही जाता है। इसलिए आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली भी सबसे ज्यादा जो काम करती है वो पेट के पास ही होती है, उसको ये एक्टिवेट कर देते हैं। तीसरा, आपके गट हार्मोन सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं, यानी कि ये माइक्रोबायोम या ये जीवाणु जो करोड़ों की तादाद में आपकी बड़ी आंत में मौजूद हैं और छोटी आंत में भी हैं, लेकिन बड़ी आंत में बहुत ज्यादा हैं, ये न्यूरोपेप्टाइड्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा करते हैं। ये क्या है? ये संदेशवाहक है, संदेश पहुंचाते हैं, उनको एक्टिवेट करके आपके दिमाग पे असर करते हैं और खुद भी ये मेटाबोलाइट्स बनाते हैं और दिमाग के काम पे असर डालते हैं। क्या करेंगे? आपके मूड पे असर करेंगे, आपकी नींद पे असर करेंगे, आपकी भूख,
पेट भरना, जिसको हम सेशाइटी कहते हैं, जो पेट भरने की जो एक भावना होती है कि पेट भर गया, उस पे असर कर देते हैं। पोषक तत्वों की को जस्ट करने की जो काबिलियत है, उस पे असर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल पे असर करते हैं। आपके मोटापे पे भी ये असर करते हैं। दवाइयों पर इनकी प्रतिक्रिया होती है। जो आपका गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो जाता है, इसका असंतुलन जो हो जाता है, इसको हम डिसबायोसिस कहते हैं। क्या क्या ये कर सकते हैं दोस्तों? आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत सारी आपकी बीमारियों का जो कारण है, ये छोटे छोटे जीवाणु हैं जो आपकी नंगी आंखों को दिखते तक नहीं है। रोग प्रतिरोधक प्रणाली पे असर, स्व प्रतिरक्षित रोग जैसे सोरियासिस, इस पे असर, मानसिक स्वास्थ्य, बेचैनी और डिप्रेशन पे असर, दिल की बीमारी पे असर। दिल की बीमारी को कैसे पैदा करेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी पाथवेज जो होते हैं आपके शरीर में, उसका इस्तेमाल करके ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज तक ला सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां, कैंसर में क्या करेंगे? डिस्बियोसिस के दौरान जो मौजूद जीवाणु हैं, जो कि खराब हैं, जो कि पैरासिटिक हैं, वो टॉक्सिन्स पैदा करके कोशिकाओं के विकास पर असर करते हैं और उस तरीके से ये प्रीडिस्पोज द सेल्स टू कैंसर, यानी उनको कैंसर पैदा करने वाले सेल्स वो बना देते हैं। हार्मोन संबंधी बीमारियां जैसे शुगर, यानी आपको डायबिटीज है, तो ये इंसुलिन नाम का हार्मोन इसमें एक काम करता है, तो उस पे ये असर कर देंगे। पेट की बीमारियां जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, उस पे असर। तो चलिए ये जानते हैं पहले कि ये जीवाणु हमारे शरीर में आते कैसे हैं। दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि ये कहीं बाहर से हम नहीं डालते अपने शरीर में। जब एक माता प्राकृतिक रूप से एक बच्चे को जन्म देती है, तब ये जीवाणु एक माँ के गर्भनाल के योनि द्वार से जब बाहर बच्चा निकलता है, तब माँ के योनि द्वार में जो वेजाइनल कैनाल जो है, उसमें जो जीवाणु है वो बच्चे के मुंह, नाक में प्रवेश करके उसके शरीर में अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जब एक माँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है, तब माँ के दूध से भी ये बच्चों के शरीर में जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे पार्टिसिपेंट्स में जो स्त्रियां हैं, क्या आप समझ पा रही हैं कि एक माँ का अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना कितना ज्यादा जरूरी है? प्राकृतिक रूप से नेचुरल बर्थ होता है या सिजेरियन, यानी आपके पेट को काट के, आपकी वूम्ब को काट के बच्चा निकाला जाता है, इस पे हम इतना ज्यादा, हमारा योगदान नहीं होता, हम इस पे इतना असर नहीं कर सकते। ये डिसीजन डॉक्टर का होता है या फिर आपके शरीर में जैसे हालात हैं उसके आधार पर डॉक्टर इसका फैसला करता है। दोस्तों, जो माएं किसी भी कारण से अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पाती हैं या नहीं पिलाती हैं, ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी हमेशा के लिए लो रह जाती है। कम से कम बचपन में तो काफी लो रहती ही है। बाद में आप कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना, सेहतमंद खाना, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा सा, उसे खिलाकर आप बच्चे की इम्यूनिटी को थोड़ा सा मजबूत कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को माँ का दूध पीना बहुत बहुत जरूरी है। और एक माँ जो अपने बच्चे को सबसे बड़ा पनिशमेंट जो दे सकती है, जो सजा जो दे सकती है, वो ये है कि वो उसे अपना दूध ना पिलाए। सो अगर आपकी घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं जो माँ बनने वाली हैं, या फिर इस उम्र में है कि उनका विवाह हो सकता है, तो आप उनको समझाएं कि अपने शरीर को ऐसा रखना है कि आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं, कम से कम 6 से 9 महीने तक। बच्चा इम्यूनिटी जो है बहुत विकास कर लेगा इम्यूनिटी का, और मजबूत रहेगा, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। पर्याप्त जीवाणु अगर उनकी प्रजातियां डेवलप नहीं होती हैं या फिर उनकी मात्रा कम होती है, तो उसका कारण क्या है? दोस्तों, सिजेरियन जन्म। जब एक बच्चा सिजेरियन जन्म लेता है, तब क्या होता है? डॉक्टर हाथ में जो ग्लव्स पहने हुए हैं, उन हाथों से, यानी कि बिल्कुल स्टेराइल हाथों से उस बच्चे को उठाते हैं। तो उस बच्चे के मुंह में और नाक में जो जीवाणु माँ की योनि द्वार से प्रवेश कर रहे हैं, वेजाइनल कैनाल से, वो प्रवेश नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा बच्चा जो है बचपन से ही थोड़ा सा पीछे रह जाता है। उसके बाद किसी भी कारणवश बोतल का दूध वो पी रहा है,
माँ बिजी है, ऑफिस में है, वक्त पे दूध पिला नहीं पाती, या फिर दूध आता नहीं है। इसके लिए भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रेसिपीज हैं जिनको जो हमारी माताएं बनाती हैं अपनी बेटियों को, बहुओं को देने के लिए कि उसकी छाती में दूध अच्छे से आए, बोतल का दूध पीने से। फिर बच्चे जब छोटे हैं, हम वक्त नहीं दे पाते, या फिर आजकल मिल रहा है तो हमारी एक सोच ऐसी हो गई है, चीनी और प्रोसेस्ड खाना बहुत ज्यादा खाना। यानी जैसे हमने इधर चित्र में दिखाया है उस तरीके से आप बर्गर लेते हैं, पिज्जा लेते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, या ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है या बनी बनी है। गलत खाना जिससे कि पोषक तत्व ठीक से टूटते नहीं और उनका चयापचय जो है वो ठीक से जज्ब नहीं हो पाते वो शरीर में। या फिर आप बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक्स आप बहुत लेते हैं, उस वजह से भी। एंटीबायोटिक से क्या होता है, जब दवाइयां आपके शरीर में जाती हैं तब ये अच्छे जीवाणुओं को मार देती हैं और बुरे पनपने लगते हैं, फिर उन्हीं की प्रजातियां पनपने लगती हैं। यही होता है आप प्रोसेस्ड खाना खाएं तो भी, उससे क्या होता है, अच्छी वाली मर जाती हैं क्योंकि उनका खाना ये प्रोसेस्ड खाना नहीं है। इस पर भी हम आएंगे कि आप गलत खान पान से वो मरती क्यों है, वो जिंदा क्यों नहीं रहती, खाना तो जा रहा है ना पेट में, लेकिन वो नहीं रह पाते। इसका भी हम कारण जानेंगे। क्योंकि ये जो प्रोसेस्ड खाना है जिसको हम कहेंगे पिज्जा हो गया या बर्गर हो गया या हमारा ही खाना, घर में रोटी सब्जी दाल भी जब बहुत ज्यादा पकी हो या बहुत ज्यादा उसको पकाया गया हो, बनाया गया हो, जैसे ग्रेवी बनाया हमने, बहुत उसको तेल डाल डालकर हमने उसको बहुत देर तक मसालों को भूना और ग्रेवी बनाई, फिर हमने सब्जी को भी बहुत फ्राई किया। जैसे हम कहते हैं कि गोभी मटर बनाते हैं तो गोभी को फ्राई करके बना लेते हैं, उसमें स्वाद ज्यादा आता है। ऐसे में क्या होगा कि इन जीवाणुओं का खाना आपके पेट में खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो बच्चे का जन्म जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ है, तो माँ के शरीर से जो उसके शरीर में जाता है वो कम रह गया। दूसरा, किसी कारणवश माँ ने दूध नहीं पिलाया तो वो बच्चा थोड़ा और पीछे हो गया, थोड़ी और प्रजातियां कम हो गई, मात्रा कम हो गई। फिर किसी बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, आप उसको बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खिलाते हैं, या फिर किसी कारणवश आप भी बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं, तो भी आपके शरीर में कम हो जाएंगे। फिर उम्र, जब उम्र हो जाती है दोस्तों आपकी, तब ऐसे में जो आपके शरीर में जो पनपने वाली प्रजातियां हैं ये अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब ये इतना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हम 30-40 की उम्र के भी हैं और तभी से हम समझ जाते हैं कि सेहतमंद खाना क्या है और उस खाने को हम खाने की कोशिश करते हैं या हम अपनी जीवन शैली बदल लेते हैं, तो हम इनको काफी वक्त अपने शरीर में जिंदा रख सकते हैं। नींद की कमी दोस्तों, ये बैक्टीरिया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवाणु हैं, ये माइक्रोबायोम जो है ये नींद की कमी से भी ये खत्म हो जाते हैं क्योंकि इनको भी सोना होता है, इनको भी आराम की जरूरत है। तनाव भी इन्हें मार देता है दोस्तों। जब आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होते हैं तब तनाव की वजह से आपके ब्रेन में से जो स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं उनसे भी ये खत्म हो जाते हैं, ये जिंदा नहीं रह पाते, तनाव मार देता है इन्हें। दोस्तों हमारे देश में आपने देखा होगा गांव और शहर में भी बहुत फर्क है। कैसे? शहर के बच्चों की आमतौर पे इम्यूनिटी गांव के बच्चों की बनिस्बत अगर देखा जाए तो थोड़ा कम ही होती है। आप देखिए जरा, मैं उन हालात के बारे में नहीं कह रही हूं जहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, या बहुत ज्यादा जैसे गरीबी की वजह से बीमारी फैली हुई है और वो बच्चे कमजोर हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी जगह हैं जो साफ और स्वच्छ हैं, यानी कि हैंडपंप का पानी पिया जा रहा है, साफ है, बच्चे नंगे पैर चल रहे हैं, नीचे कोई चीज गिर जाती है वो सीधा उठा के खा लेते हैं। हम क्या करते हैं, नहीं नहीं मिट्टी है, नहीं नहीं मत छुओ। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि किस तरह से प्रकृति में बहुत ज्यादा माइक्रोबायोम होता है और वो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। इसीलिए गांव के बच्चे ज्यादा सेहतमंद होते हैं शहर के बच्चों की बनिस्बत, उनको इतनी बीमारियां नहीं आती, वो झेल लेते हैं। हमारे बच्चे थोड़ा सा मिट्टी में गए, पानी में गए, थोड़ा सा भीगले, बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? वो यही वजह है। यानी कि माहौल साफ होना चाहिए, उसके बाद बच्चा एक सीधी सादी सादगी वाला जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल साफ माहौल में, साफ पानी में अगर बच्चे रहते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, तो बीमार भी नहीं पड़ते हैं। नोट करके देखिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं कि हमारे शहर के बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है और गांव के बच्चे मजबूत होते हैं, नंगे पैर चलना,
इंसान को मजबूत बनाता है। ये आपकी ग्राउंडिंग एक अलग टॉपिक है, Yes, लेकिन many उसके agree, अलावा definitely agree. हाँ, हम्म, बच्चे ज्यादा खुश भी रहते हैं और तनाव से निकल भी पाते हैं। और बच्चों को भी तनाव होता है, आजकल बहुत तनाव है बच्चों में भी, वहां से निकल भी पाते हैं और बीमार भी नहीं पड़ते जल्दी। बारिश में, मिट्टी में खेलते कूदते हैं और उनको कुछ होता भी नहीं है। हमारे बच्चे थोड़ी देर बाहर चले जाएं, छींकते हुए अंदर आते हैं, तबीयत खराब हो गई, अगले दिन स्कूल नहीं जा पाते। पर्याप्त जीवाणुओं के कम न होने का या कम होने का ये भी एक कारण है, जिस तरीके से हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। दोस्तों, एक कारण ये भी है कि पशु से प्राप्त प्रोटीन जो होता है, चाहे वो अंडा हो, मांस हो, मछली हो, इसके सेवन से भी आपके शरीर में जो माइक्रोबायोम है वो कम हो जाता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रोबायोम है, इसका खाना मांस, मछली या अंडा नहीं है। यानी डेयरी से प्राप्त जो चीजें हैं, जिसको हम पशु प्रोटीन में हम मिलाते हैं, उसी की श्रेणी में आता है। यानी दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, इन चीजों में भी के सेवन से भी आपका गट माइक्रोबायोम मात्रा में भी कम होगा और प्रजातियों में भी कमी हो जाएगी। आपको मालूम कैसे चले कि कुछ गड़बड़ है? पेट की फूलन, गैस, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, सीने में जलन होना यानी कि बर्निंग सेंसेशन होता है, दस्त आपको लगते हैं, वजन का बदल जाना बिना वजह, कम वजन हो गया, बहुत ज्यादा वजन हो गया, नींद ठीक से नहीं आती, लगातार आपको थकान महसूस होता रहता है, स्व प्रतिरक्षित रोग हैं, या कुछ खाना आपको सूट नहीं करता, यानी कुछ पर्टिकुलर चीजें आप खाते हैं तो आपको फौरन रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा माइक्रोबायोम जो उसको खाने को मेटाबोलाइज करने में आपकी आंतों की मदद करता है, वो आपके शरीर में नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? चलिए अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि एक ऐसा विषय जो आपको बहुत इंटरेस्ट करेगा, उस पे आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो खाना अपने हाथ से खाएं। हमारे देश में पारंपरिक रूप से यही आदत रही है कि खाना हम हाथ से खाते हैं। उसके बाद जब हमने पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाना शुरू किया, उसको हमने अप्रिशिएट करना शुरू किया, उसकी हमने तारीफ करनी शुरू की, क्या हमने सोचा कि जो अंग्रेज बोल रहे सही बोल रहे होंगे, चले गए, लेकिन अपनी चाय और अपना खाना और अपनी आदतें हमें दे गए। हम इंडियन टॉयलेट में अब बैठ नहीं पाते, हम जमीन पे बैठ के खा नहीं पाते, हमें टेबल चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उनकी जीवन शैली को अपनाया है। जहां तक हो सके अपने हाथों से अपना खाना खाएं। क्यों? इस पर भी आएंगे। सबसे पहले तो आप माइंडफुल ईटिंग जिसको हम कहते हैं, वो आप हाथ से खाने पर कर पाते हैं। खाना आपके खाने के साथ आपके संबंध को बनाता है। आप जब स्पून से खाते हैं तो वो संबंध नहीं बनता है। खाने को हाथ से बनाने से आप अपने हाथ से छू के देख रहे हैं। आप दुकान में कोई कपड़ा खरीदते हैं और आप अमेजोन से खरीदते हैं, फर्क है ना? दुकान से आप कोई कपड़ा खरीदेंगे तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं? दोस्तों, अगर किसी वजह से आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहां आप हाथ से नहीं खा पाते, या किसी शादी में जा रहे हैं, आपने बुफे करना है, आपने स्पून लेना ही लेना है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अपने घर में, अपने माहौल में जब आप होते हैं, तो आप खाना आराम से अपने हाथों से खा सकते हैं। हाथी के दांत हमेशा खाने के और दिखाने के और होते हैं। हमारा एक रूप वो होता है जो समाज के सामने होता है, एक रूप वो होता है जो हमारे अपने लिए होता है, एक अपना चेहरा, है कि नहीं? उस चेहरे को अपनाएं। आप घर में हैं, अपने माहौल में हैं, खाना हाथ से खाएं। आपकी उंगलियों के छोरों पर जो नसें हैं, वो आपके दिमाग को संदेश भेजती हैं कि ये खाना आने वाला है। फौरन संदेश जाता है। आपका चम्मच वो संदेश नहीं भेज सकता। और आपके शरीर में उस खाने को पचाने के लिए जूस बनने लगते हैं। खाना आप पहले अपने आंखों से खाते हैं, आप देखते हैं खाने को, आपके मुंह में पानी आने लगता है। क्यों? आपकी आंखों ने देखा, दिमाग को संदेश भेजा कि ये खाना सामने है और शायद ये आ सकता है। तो आपके मुंह ने जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो बनाना शुरू किया। आपके पेट को मैसेज चला जाता है फौरन कि ये खाना आ रहा है, तो आपके पेट में डाइजेस्टिव जूसेस बनने लगते हैं। आपने उंगली से खाने को छुआ, तो आपकी उंगलियों के छोरों पे, आपके हाथों में जो नसें हैं, वो दिमाग को संदेश भेज रही हैं और खाने को पचाने की तैयारी पूरी पूरी हो रही है। और आपके हाथों में जो जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं कि हर बैक्टीरिया बुरा है, इसमें बहुत अच्छे भी होते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देते हैं। ये आपके पेट में जाते हैं और ये आपके पेट में बढ़ने भी लगते हैं, इनकी प्रजातियां बनने लगती हैं
और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक कनेक्ट बनता है, आपके 5 जो तत्व शरीर में है उस पर भी असर डालता है और आपके शरीर को संतुलित करता है। आपको पता भी लगता है कि खाना कितना गर्म है, चम्मच से उठाते हैं आपको नहीं मालूम होगा कि खाना कितना गर्म आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, आपके हाथों से जीवाणु आपके शरीर में घुसते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसीलिए नंगे पैर चलना, थोड़ा बारिश में भीगना, कोई चीज नीचे गिर जाए, मैं ये नहीं कहती दाल चावल गिर गया उठा के मुंह में डाल लो, लेकिन अगर कोई चीज, रोटी का टुकड़ा, कोई चीज नीचे गिर जाती है, आप उसने उसको उठा के मुंह में डाल लिया, जरूरी नहीं है कि आप उसको डालती है आप बीमार पड़ जाएंगे। क्या आप ये बात जानते हैं कि जो लोग विदेश से हमारे देश में आते हैं वो कुछ टाइम बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। मैं दिल्ली से हूं, इसलिए इस एक शब्द है अंग्रेजी में जिसको हम डेली बेली कहते हैं, यानी कि उनको दस्त होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेराइल माहौल से आए हैं और कुछ टाइम वो बीमार भी जाते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, मैंने कई लोगों से बात करके भी देखा है और वाकई में ऐसा है। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं? और हम लोग बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी हमारे देश के माहौल की वजह से बहुत ज्यादा मजबूत है। हम जहां हम पाश्चात्य जगत को फॉलो करने लगते हैं वहां हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है। जब हम देसी बन के रहते हैं, हम स्ट्रांग हो जाते हैं। यस, और हम हमारे बारे में तो फेमस है कि भैया इंडियंस हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है? नंगे पैर चलते हैं, नीचे गिरा उठा के खा लेते हैं, हर चीज बिल्कुल साफ नहीं होती, लेकिन हम बहुत ज्यादा स्टेराइल माहौल में भी नहीं रहते। मैं अपने घर में जब पोंछा लगवाती हूँ दोस्तों, मैं पोंछे में किसी भी तरीके का फ्लोर क्लीनर यूज नहीं करती, मैं सिर्फ पोंछा ही लगाती हूँ। हर चीज को मार के खत्म करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। आपके गट माइक्रोबायोम को क्या खाना पसंद है दोस्तों, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड, एक स्मूदी का गिलास है, बाकी सारे कच्चे या थोड़े स्टीम्ड सलाद है। दोस्तों, इनका पसंदीदा खाना फाइबर है। फाइबर यानी रेशा। अलग अलग तरीके के फाइबर वाले खाने में अलग अलग प्रजातियां आपके शरीर में विकसित होती हैं और ये आपके शरीर को अंदर से हील भी करती है। इसीलिए शरण हमेशा कहता है कि अपने दिन की शुरुआत एक गिलास हरी स्मूदी से करें। उसके साथ आप कटे हुए फल ले सकते हैं और उसके बाद आप रोज एक बड़ा बाउल सलाद जरूर खाएं। बस आप ये अगर 3 आदतें डेवलप कर लें तो आप काफी सारी जीवन शैली संबंधी बीमारियों से धीरे धीरे हील कर जाएंगे। आपके शरीर में अगर कुछ प्रजातियों की कमी है तो प्रजातियां अपने आप आ जाएंगी, आपको गिनने की देखने की जरूरत नहीं है। कच्चा और स्टीम्ड खाना आपको हील करता है दोस्तों, और पका हुआ बना हुआ खाना, चाहे वो घर का ही खाना क्यों ना हो, उसमें हीलिंग कैपेसिटी कम होती है। खाने को जितनी देर गैस पे रखा जाता है और जितनी तेज आंच पे रखा जाता है, उसके आधार पर उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो आपके शरीर में जाकर आपके शरीर के हार्मोन्स के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके विभिन्न अंगों में जाकर अपना असर दिखाते हैं, वो कम हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल मार्केट से खरीदा हुआ मरा हुआ खाना खाएंगे तो उसमें आपके लिए कोई भी हीलिंग कैपेसिटी नहीं होगी दोस्तों। इस बात को गांठ बांध लें। आप में से जो लोग भी शरण के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो जान ले कि आपको अपने दिन की शुरुआत एक गिलास हरी स्मूदी, उसके बाद एक फ्रूट बाउल और दिन में एक बार एक बड़ा बाउल सलाद जरूर लेना है। इसमें आप इसके बारे में और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मेरी जो आज मेरी टीममेट जो मेरी मदद कर रही हैं, जयश्री जी, वो शरण का जो वेबसाइट है www.sharan-india.org, वो चैट बॉक्स में डाल देंगी। आप उस पे जाएं। शरण सैलड रेवोल्यूशन पेज भी है, फेसबुक पेज है, फ्री है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और सलाद के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सलाद आपको जरूर खाना चाहिए। आमतौर पे हम लोगों के घर में क्या होता है, हम एक प्लेट ले लेते हैं सलाद, उसमें खीरा होगा, ककड़ी होगी या मूली गाजर होगा और पूरा परिवार उसी में से 2-2 टुकड़े ले लेता है। मैं कह रही हूं कि आपको एक बड़ा बाउल सलाद का, कम से कम इतना बड़ा बाउल रोज आपने आपने खाना है। और उसके बाद जब आपकी सेहत बदलेगी, मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि आपके परिवार के अन्य सदस्य भी पूछेंगे भाई आप इतने एनर्जेटिक कैसे हो और क्या कर रहे हो अपनी सेहत के लिए। तो वो भी अगर शुरुआत में बदलना ना भी चाहें तो भी अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, आपको अपने साथ जोड़ लेंगे।
रेशे से भरपूर खाना आपने खाना है दोस्तों। खरबूजा और तरबूजा ना मिलाएं क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और उसकी पाचन प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, जल्दी पच जाएगा, बाकी पेट में रह जाएगा। इसलिए हम आमतौर पर मना करते हैं कि खरबूजा और तरबूजा उसमें ना मिलाएं, बाकी सारे फल आप मिलाकर खा सकते हैं जो भी हो। ये देखें, मुझे तो देखते ही लग रहा है कि इसको खा जाओगे। दोस्तों, खमीर उठा खाना, जो खाना फर्मेंटेड होता है, उसमें कई खास प्रजातियां रहती हैं। ये एंटीबायोटिक्स बनाती हैं और बीमारी को ठीक करने में आपके शरीर की सहायता करती हैं। अगर हमारे देश के दोस्तों हर हिस्से के अपने खाने हैं जो कि खमीर उठे हैं यानी फर्मेंटेड है। अगर हम दक्षिण भारत को लें तो इडली डोसे की जो पीठी होती है, जो उसका बैटर होता है, ये फर्मेंटेड है। ये अच्छा है आपकी सेहत के लिए। खमीर उठे मोटे अनाज यानी सिरधान्यम जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मिलेट्स कहते हैं, इनमें खमीर कैसे उठना है, खमीर कैसे उठाएंगे? आप रात को भिगो देंगे, 8 घंटे भीगने के बाद उसी पानी में अगर इसको बनाते हैं और बना के 8 घंटे और छोड़ देते हैं तो ये फर्मेंट सा हो जाता है, यानी कि इसमें खमीर उठेगा। उसके बाद आप इसको पोरिज जैसा बना लें, दलिए जैसा बना लें, इसमें आप बादाम का दूध डाल लें, उस तरीके से भी आप इसको खा सकते हैं। या फिर मिलेट की अंबली, इसमें यूट्यूब पे कई वीडियोस भी हैं, आप उसे देखें। मिलेट अंबली क्या होती है? ये सिरधान्यम यानी मोटे अनाज का फर्मेंटेड ड्रिंक है। दक्षिण भारत में एक जमाने में इसका बहुत रिवाज था। इसको हम पड़े सोरू भी कहते हैं दक्षिण भारत की भाषा तमिल में। यानी कि रात को जो चावल बच गया उसको एक मिट्टी के घड़े में या हांडी में डालकर पानी इतने में कि इतना कि वो चावल डूब जाए, उसको रख दिया करते थे। दोस्तों, अगले दिन सुबह 8-10 घंटे के बाद, दक्षिण भारत में अक्सर गर्मी होती है, ये खाना फर्मेंट हो जाता था, यानी इसमें खमीर उठ जाता था। और उसके बाद इसमें कोई दाल या सांबार या कोई सब्जी डालकर इसको सुबह खा लिया करते थे। इसमें B12 भी आपके शरीर को मिलता है और जो प्रजातियां उस चावल में होंगी वो भी आपके शरीर में आ जाती है। और इसी से बना है मिलेट का अंबली का रिवाज भी। आप मिलेट को बनाएं 8 घंटे भिगोकर, उसके बाद इसको एक खुले बर्तन में बनाएं, कुकर में नहीं बनाना है, खुले बर्तन में बनाकर आप इसको छोड़ दें और उसके बाद और 8 घंटे आप इंतजार करें तो इसमें खमीर उठ जाता है, फर्मेंट हो जाएगा। उसके बाद नमक डालकर, बनाते समय नमक नहीं डालना है, बाद में आप नमक डालकर आप इसको खाएं। इसमें आपके शरीर में कुछ प्रजातियां आ जाती हैं और रहने लगती हैं और विकसित होने लगती हैं। उत्तर भारत में देखें तो सर्दी के दिनों में बीट गाजर यानी चुकंदर गाजर की कांजी बनती है, ये भी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है। उड़ीसा में एंदुरी पीठा ये बनता है, ये फर्मेंटेड है। गुजरात साइड में देखें ढोकला बनता है, अगर आप इसको प्रॉपर जिस तरीके से बनाया जाए वैसे बनाते हैं तो। उत्तर पूर्व एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट की चले जाएं तो किनेमा सिक्किम या दार्जिलिंग में, हवाई जार मणिपुर में, और इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मेघालय का देकांग ऑफ मिजोरम, पेरुयाना ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अखोने ऑफ नागालैंड, ये सब फर्मेंटेड चीजें हैं, सोयाबीन से बनती हैं, और भी चीजें इसमें डालते होंगे, वहां के लोग ये सब खाते हैं। सो फर्मेंटेड खाने का रिवाज जो है दोस्तों हमारे देश की परंपरा में रहा है। धीरे धीरे ये गायब हो रहा है या लोग थोड़े से ज्यादा पाश्चात्य जीवन शैली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा वापस आना पड़ेगा। और इन चीजों को हम, भले हम उत्तर पूर्व वाला खाना ना खा पाए, लेकिन हम मिलेट की अंबली, फर्मेंटेड मिलेट तो खा ही सकते हैं भारत के बाकी हिस्से के लोग, क्योंकि उस स्वाद से हम परिचित हैं। खाइए। अगर आप मेघालय की तरफ, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड की तरफ भी जाते हैं तो वहां के फर्मेंटेड ड्रिंक्स आप खा सकते हैं, पक्का खाकर देखिए। पाश्चात्य जगत की तरफ जाएं तो सॉरडो ब्रेड जो होता है ये फर्मेंटेड है, काफी फर्मेंट करके बनाया जाता है। किमची फर्मेंटेड है, सॉरक्रॉट जो है ये फर्मेंटेड है। हालांकि सॉरडो जो ब्रेड है उसको बनाते समय काफी हीट यूज होता है क्योंकि हम ब्रेड को बेक कर रहे हैं, उसके बाद कितनी प्रजातियां इसमें जीवित रह जाती है ये एक सवाल है। लेकिन अगर आप उसको फर्मेंट होने देते हैं उसके बाद हम खाते हैं, जैसे मिलेट अंबली के रूप में खाया, तो उस समय आपके शरीर में बहुत सारी प्रजातियां जा सकती हैं, उनका विकास हो सकता है। कोम्बुचा जो चाय है ये भी फर्मेंटेड ड्रिंक है, ये भी, इसको भी आप ले सकते हैं। क्या आपने नहीं करना है, चलिए उस पे चलते हैं। दोस्तों, प्रोसेस्ड खाना ना खाएं, कोशिश करें
कि मार्केट से जो जो बर्गर है या नॉनवेज जो खाना है या पिज्जा जो है या फ्रेंच फ्राइज जो है, ये सब चीजें आपके खाने में ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। या कूल ड्रिंक्स जो है, इसमें जीवन नहीं है। आप पिज्जे को जमीन में गाड़ेंगे, पिज्जे का पेड़ नहीं उगेगा, लेकिन अगर आप स्प्राउट्स को जमीन में गाड़ेंगे, पेड़ उग जाएगा। जो खाना जीवित है वही आपके शरीर को जीवन दे सकता है। जो खाना मृत है वो सिर्फ स्वाद दे सकता है दोस्तों, इसे गांठ मान ले। चाहे वो मृत खाना पाश्चात्य जगत का हो, यानी कि पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें हो, या चाहे वो हमारे ही देश का हो जिसमें हमने घर के खाने को बहुत ज्यादा पका पका कर बनाया ताकि वो स्वाद बने। इसीलिए हम कहते हैं कि आप बने हुए पके हुए खाने से मनाही नहीं है, लेकिन एक प्लेट आप सलाद जरूर खाएं, एक बाउल आप सलाद रोज लें, ताकि आपके शरीर में जीवित खाना भी जाए। उसके बाद आपके मुंह का स्वाद आपने बदलना है, आप बिल्कुल सलाद पे नहीं रह सकते, तो आप बना हुआ खाना उसके बाद खाएं। इससे आप क्या होगा कि आप 3-4 रोटी के बदले 2 रोटी या 1 रोटी में पेट भर जाएगा, क्योंकि आप सलाद पहले खा चुके हैं। डेयरी यानी दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर जैसी चीजें हैं, इसे शरण कहता है कि शामिल ना करें। जीवन शैली संबंधित कई बीमारियों के अलावा गट माइक्रोबायोम भी इससे कम होता है। दोस्तों, उनका खाना फाइबर है, फाइबर यानी रेशा, और पशु जगत के खाने में फाइबर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा होता है, होता ही नहीं है। मांस, मच्छी, अंडा, इसमें फाइबर नहीं है। ये आपके माइक्रोबायोम का खाना नहीं है दोस्तों। प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच में बेनिफिशियली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द होस्ट, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आपके शरीर में डाले जा रहे हैं। और हर प्रोबायोटिक में कुछ एक प्रजातियां ही होती हैं, हर वो प्रजाति नहीं होती जो आपके शरीर को चाहिए, वो सिर्फ आपको रेशे से मिलेगी। आप खाएं, अपने आप वो पेट में विकसित होती हैं। आप नहाकर आते हैं, आपके शरीर में फिर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके शरीर के साथ चिपके हुए हैं, चाहे इवन आप अपने शरीर को 50 बार तौलिए से पहुंचे तो भी, क्योंकि वो हैं आपके चारों तरफ है, मेरे चारों तरफ है, मेरे शरीर के ऊपर है, मेरे चेहरे के ऊपर है, मेरे शरीर के अंदर है। आपको प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं है, आप फाइबर वाला खाना खाएं, वो अपने आप पैदा हो जाएंगे। प्रीबायोटिक क्या है? उनका खाना है। अब उनके खाने को कैप्सूल में भरकर आप क्यों खाएंगे? आप सीधा फाइबर खाइए ना। जब नाक को आप यूं पकड़ सकते हैं तो यूं क्यों पकड़ रहे हैं? प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं है, वो ना लें। आप फाइबर वाला खाना खाएं, ये अपने आप विकसित हो जाएंगे। खाना आपका कैसा हो? ऐसा हो। आप सुबह उठे तो चाय कॉफी छोड़ दें, 1 गिलास ग्रीन स्मूदी लें। जयश्री जी जो मेरी को होस्ट हैं, वो रेसिपीज का जो लिंक है वो चैट बॉक्स में डाल देंगी। उसके साथ आप 3-4-5 तरीके के फल, जो भी सीजनल है, विदेश से लाया हुआ फल, इंपोर्टेड फल ही नहीं, आप देसी खाएं। केला सस्ता है यहाँ पे, अमरूद सस्ता है, जामुन है, अंगूर है। आप चाहे भारत के किसी भी हिस्से में रहते हो, आपको 3-4 तरीके के फल आपको लोकल मिल जाएंगे। इसको खाने के बाद अगर आपको भूख लगे तो आप अपना उपमा, पराठा, पोंगल, इडली, डोसा जो भी लेते हैं आप उसे ले सकते हैं। लंच में क्या करना है दोस्तों? 1 टुकड़ा, 2-4 टुकड़े खीरे के, ककड़ी के नहीं लेने, आपने एक पूरा बाउल लेना है। और सीखने के लिए आप शरण की रेसिपीज मेरी को होस्ट जो है वो चैट बॉक्स पे डाल देंगी, उस पे जाइए, वरना शरण सैलेड रेवोल्यूशन के साथ जुड़िए, वहां पे रेसिपीज देखिए, वैसे बनाइए। उसके बाद आप पका हुआ घर का खाना आप ले सकते हैं। डिनर में क्या करें? भूख नहीं है, आप सूप्स ले सकते हैं। इसी तरीके से आप चने की या स्प्राउट की चाट बना के ले सकते हैं, उसमें ऊपर माइक्रोग्रीन्स इस पिक्चर में डले हुए हैं, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद भी भूख है तो आप अपने घर का बना हुआ खाना आप ले सकते हैं। बने हुए खाने की मात्रा कम हो जाएगी, ये चीजें से आपका पेट भर जाएगा, पोषक तत्व आपके शरीर में खूब आ जाएंगे। इस तरह से करके आप लंबे समय के लिए सेहतमंद रह सकते हैं। दोस्तों, आपकी लंबी सेहत के लिए, इस यात्रा के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अब स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूं। जी दोस्तों, अगर अब आपके सवाल हैं तो मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं।
डॉली गोंगले, डॉली, कुछ नाम तो मैं पहचान रही हूँ जो मेडिटेशन के सेशन में भी आए थे। Durga, she was an NCU. Immunity is low since birth. After 20 years, I could not face of milk production was too low or most. I feel so bad. दुर्गा जी, आप फील बैड ना करें। अगर अभी भी आपके पास वक्त है, मुझे मालूम नहीं कि कितना वक्त हुआ है, आप पर्ल मिलेट कहते हैं, बाजरा, बाजरा जो है उसको रात को भिगोकर सुबह आप बाजरे की खिचड़ी खाएं। इससे जो दूध का जो प्रोडक्शन है माँ के शरीर में वो काफी बढ़ जाता है। मेथी खाएं, मेथी के जो पत्ते हैं जो है उसे आप खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक रेसिपीज हैं, अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहें तो उस पे भी आप देख सकती हैं, जो कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बनाकर एक औरत को पिलाया करते थे, खिलाया करते थे। तो उससे जो दूध है वो काफी बढ़ जाता है। आप कोशिश करके देखें, ठीक हो जाएगा। रनक मर्चेंट पूछ रही हैं, इधर समथिंग लाइक टू मच सैलेड। रनक जी, स्वागत है आपका। आपको मैं पहचान रही हूँ, आप मेडिटेशन के सेशन में भी आई थी। टू मच सैलेड जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको सैलेड से ब्लोटिंग नहीं हो रही है, शुरुआती दिनों में दोस्तों, क्योंकि हमें पका हुआ खाने की आदत है, सैलेड से हमें ब्लोटिंग हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे लूज मोशन सा आ रहा है, क्योंकि आपकी शरीर को आदत नहीं है। तो आप थोड़ा सा स्टीम करके खा सकते हैं। अगर आप खा के आप लक्कड़ हजम है, कुछ नहीं हो रहा है, आराम से खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना खाएंगे उतना सेहतमंद रहेंगे। नहीं, वी कैन हैव द सेम थिंग्स। आप सैलड डेली बेसिस पे खा सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें सलाद में मिला सकते हैं रनक जी। आप शरण सैलड रेवोल्यूशन में जाकर जुड़ जाइए, वहां पे आपको काफी सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। अंकिता जी, टू मच फाइबर आपके शरीर को बीमार नहीं करता है। बीमारी सलाद खाने की आदत ना होने की वजह से होती है। आपके शरीर को इतना मतलब आदत नहीं है। फाइबर जो है आपके कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है, इसीलिए बार बार दस्त से लग जाते हैं। और कोई बात नहीं है, थोड़ा आप शुरू में स्टीम करके खाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं, आराम से खा सकते हैं। 3-4 डिफरेंट फ्रूट्स आप खा सकते हैं जी, बिल्कुल। सरल का आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। आप सलाद डेली बेसिस पे खा सकते हैं। पीनट कट चाय मुझे स्लीप बेटर, हाउ डू वी इंप्रूव अवर गट? सुचिता, आपको फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी पड़ेंगी। एज ए फाइंड हैविंग पीनट कर्ड चास, इट हेल्प्स मी टू स्लीप बेटर। आप जरूर पीनट कर्ड की चास लें। सलाद भी अपने जीवन शैली में शामिल करें। मिलेट्स को शामिल करें, उसकी अंबली बनाकर, यानी उसको फर्मेंट करके उसको पिए। आप आपका सेहत हमेशा के लिए बदल जाएगा। अंकिता जी, आपने दो ग्रेन्स यानी कि दो तरीके के मिलेट्स को मिलाना नहीं है। एक दिन आप एक मिलेट खाएं, अगले दिन दूसरा मिलेट खाएं, ज्यादा से ज्यादा। या एक वीक भी आप एक मिलेट रख के अगले सप्ताह आप दूसरा मिलेट रख सकते हैं। मिक्स्ड जो है वो नहीं करें। When I chew salads very well, you still produce a lot of gas. My body will finally get used to raw food. Even after a year of chewing salads very well, I still produce lots of gas. सुषमा सेठ। सुषमा जी, आमतौर पे जो आप थोड़ी सी सैलेड की क्वांटिटी कम करें, या फिर सैलेड में जो चीजें मिला रही हैं उनको थोड़ा सा बदल के देखें। हो सकता है कोई एक चीज आपको सूट ना कर रही हो, या दो चीजें उस सलाद में हो जो आपको आपके शरीर को सूट ना कर रही। ये मैं सुषमा सेठ के सवाल का जवाब दे रही हूँ। I was told my body will finally get used to raw food. Even after a year of chewing salads very well, I still produce lot of gas. ये इसलिए भी हो सकता है कि उस सलाद में जो आप चीजें नॉर्मली जैसे डालते हैं, हमें जैसी आदत होती है हम सेम चीजें डालते हैं, थोड़ा सा चीजों को, आइटम को बदल करके देखें। हो सकता है उससे आपको थोड़ी राहत मिल जाए। थोड़ा योगा व्यायाम वगैरह भी करें। आमतौर पे अंजना जी, खाने को यीस्ट से फर्मेंट आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ये फर्मेंट आप यीस्ट से करें तो ये तब होता है जब आप सावरडो ब्रेड आप बना रहे हैं, उस तरीके से आप कुछ बना रहे हैं तो ही, जैसे बेक कर रहे हैं तो भी यीस्ट आप यूज करेंगे। वैसे तो आप गर्मी में खाने को किचन में रखते हैं, वो फर्मेंट हो जाता है। इडली डोसे के बैटर में हम यीस्ट नहीं डालते। कोशिश करके देखें। वैसे फर्मेंटेशन में यीस्ट आप डालें तो ऐसा कुछ बुरा नहीं है।
What should it be? The gap? Shanti Vinay. Shanti, I think I recognize you. आपको सलाद खाने के बाद कोई गैप देने की जरूरत नहीं. There's no need to give any gap after having salad. You can immediately after have cooked food. There's no gap. Gap is required when you have fruits and smoothie, and then you have your cooked breakfast. There, the gap should be around 45 minutes. So morning you get up, you have your smoothie and your bowl of fruits. After that, you can give a gap of 45 minutes, and if you still feel hungry, you can have your cooked breakfast. But after salad, there's no need to give a gap. Yes, Ranak. Yes, if there is a senior citizen in the family who cannot have, raw salads because they don't have teeth or teeth have cavities or there is some issue, आप salad को grind करके उसको cold salad type में भी आप दे सकते हैं. स्टूडेंट्स, मुक्ता जी, आप स्टूडेंट 10 या 11 बजे कॉलेज जाते हैं तो आप सैलड उनको स्टीम करके या फिर जैसे बनाकर उसमें एक अच्छी सी ड्रेसिंग डालकर ताकि वो चबाया जा सके, उसको पैक करके लंच की तरह क्यों नहीं दे देती? सुबह एक ग्लास स्मूथ 10 या 11 बजे के पहले आराम से एक ग्लास स्मूदी और एक फ्रूट बॉल तो खाया जा सकता है. आफ्टर दैट आप उनको सैलड पैक करके दे दें, पैक करके सैलड ले जाए या वापस आके रात में सैलड खा लें इन प्लेस ऑफ डिनर. देखिए, जहां चाह वहां रहा. इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे. आप रास्ते ढूंढ निकालेंगे. I have periods pain issue and doctor asked me to increase my bacteria by having curd, but you said probiotics. नहीं, डॉक्टर देखिए वो कह रहे हैं, लेकिन आप सैलड खाइए, मिलेट की अंबली बनाकर खाइए. उससे नेचुरली कुछ वक्त में आपके शरीर में वो माइक्रोबायोम डेवलप हो जाएगा क्योंकि उनका खाना फाइबर है, टैबलेट नहीं. हम कब टैबलेट खाते हैं? और टैबलेट खाने से फायदा किसको हो रहा है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, है कि नहीं? आप बीमार रहेंगे तो फायदा किसको है? सोच के देखें, सलाद खाएं. छोटी छोटी बातों के लिए हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है. इतने हॉस्पिटल्स, इतने डॉक्टर्स कभी नहीं आएंगे. हम लोगों को दोस्तों सीखना पड़ेगा कि अपने आप को सेहतमंद कैसे रखें. If I have to take antibiotics for some reason, Krishnath Jadhav is asking, then in that case, how can I maintain microbiome while by taking antibiotics? आप एंटीबायोटिक्स के साथ साथ धीरे धीरे ग्रीन स्मूदी, फ्रूट्स और सैलड्स, इन तीनों में ही गट माइक्रोबायोम आपके शरीर में पनपने की संभावना है. If you start taking green smoothie and fruits and salads, there is a very good chance you are giving a very good opportunity to the microbiome to develop in your body. आप ये साथ साथ लेते रहें. बेशक क्वांटिटी कम रखें, थोड़ा स्टीम कर लें. अगर आप नहीं खा सकते हैं तो कंफर्ट लेवल के हिसाब से इंट्रोड्यूस करें इन चीजों. मिलेट्स को फर्मेंट करके खाएं, ठीक है. यू कैन improve the quantity, the number and the species of microbiome in your body. मूली और कैबेज raw creating bloating for me. Even raw sprouts creates gas in the. रश्मि जी, yes, मूली खाते हैं तो कई लोगों को एक डकार सी आती है और कैबेज खाते हैं तो भी आती है. इनकी जो तासीर है वो गैस पैदा करने वाली है. आप मूली और गाजर छोड़ के बाकी चीजें ट्राई करें. स्मूदी तो आप खा सकती हैं, ग्रीन स्मूदी आप पी सकती हैं, और उसके बाद आप फ्रूट्स आप खा सकती हैं रश्मि जी. उसके बाद बाकी मूली और कैबेज को आप थोड़ा सा स्टीम कर दें, उनकी तासीर आप थोड़ी सी कम कर दें, उसके बाद आप लेके देखें, ठीक है. ऐसे करें. या तो फिर आप मूली का पराठा जब बनाते हैं तो मूली को घिसले के बाद मूली में जैसे ही आप नमक डालते हैं वो पानी छोड़ता है, आप उसको सीधा आटे में गूंद लें. गैस पे जब आप बनाएंगे थोड़ा बहुत मूली के जो अपने प्रॉपर्टीज हैं वो कम हो जाएंगे. ऐसे बनाकर भी आप खाकर देख सकती हैं कि क्या वो तब भी गैस पैदा करता है. कोशिश कीजिए. सुषमा जी, आप उसको सैलेड को आप पहले स्टीम करके खाएं. स्मूदी आप इंक्लूड कर लें, स्मूदी से आपको गैस नहीं होगी. ग्रीन स्मूदी, फ्रूट्स आप इंक्लूड कर लें. फल खाएं, 3, 4, 5 तरीके के देसी फल जो भी हमारे देश में सीजन में मिलता है. ये दोनों चीजें तो आ गई, ठीक है. उसके बाद आप मिलेट्स की अंबली बनाकर अगर आप खाएं, फर्मेंटेड ड्रिंक बनाकर खाएं तो वो भी आप खा सकती हैं, उसमें गैस नहीं है. उसके बाद कुछ चीजें आपके शरीर में गैस पैदा करेंगी. हमेशा सैलड गैस नहीं पैदा करेगा. आप एक एक इंग्रेडिएंट आप खा के देखें. जैसे एक दिन आप सिर्फ खीरे का सलाद खाएं, आप देखें क्या उससे गैस पैदा हो रही है तो खीरा छोड़ के कुछ और चीजें खाकर देखें. जैसे कई लोग कैबेज, जैसे कि ऊपर किसी ने लिखा था
कि कैबेज खाने से उनको होता है या मूली खाने से होता है, तो वो चीजें आप छोड़ छोड़कर एक एक करके इंप्रूव करके देखें। मुक्ता जी, मैंने आपके सवाल का मेरे ख्याल से जवाब दिया है कि स्टूडेंट्स के लिए सुबह अगर कॉलेज जाते हैं तो ग्रीन स्मूदी बच्चा भी पी सकता है। आप उनके सामने अगर जो आप खाना खाएंगे बच्चे वही खाते हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो। बच्चे बड़े हैं तो आप सलाद पैक करके दीजिए, स्टीम करके या बनाकर आप दीजिए, वो खाएंगे। जहां चाह वहां राह, रास्ता ढूंढिए, मिलेगा। How do I improve my gut? I find having peanut butter chas and beet kombucha helps me sleep better. Can you throw more light on this? सुचेता जी, हो सकता है कि पीनट कर्ड चास और बीट कोम्बुचा आपके शरीर को सूट कर रहा हो, या आपके शरीर में जिस तरीके की माइक्रोबायोम है उनको ये अच्छा लग रहा हो, इसीलिए आप आराम से शांति से उसके बाद सो पा रहे हैं। आपका जो गट इंस्टिंक्ट है वो क्या है? वो यही तो है। आपका गट कह रहा है कि ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, ये मुझे पसंद आ रहा है, तो आप आराम से पीनट कर्ड चास और बीट कोम्बुचा ले सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन स्मूदी भी ट्राई करके देखें, फ्रूट बाउल भी ट्राई करके देखें। क्या इससे आपको एनर्जाइज्ड फील हो रहा है, ताकत महसूस हो रही है? कंटिन्यू करें। फिर धीरे धीरे सैलेड भी डालें अपनी डाइट में, है कि नहीं? अगर आपको अच्छा लग रहा है और नींद बेहतर आ रही है तो इसका मतलब आपके गट, आपके पेट में जो माइक्रोबायोम है उसको ये खाना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ तरीके की चीजें खाते हैं, हमें फौरन उल्टी होने लगती है क्योंकि हमारा पेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपका माइक्रोबायोम जो है वो सीधा मना करता है कई बार, तो आपको बुखार आ जाता है। आपके शरीर उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए वॉमिट में निकालता है, बुखार में निकालता है, या फिर लूज मोशन में उसको निकालता है। तो हमें अपने शरीर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत और समझने की जरूरत है कि क्या कह रहा है हमारा शरीर। Isn't कर्ड अ गुड प्रोबायोटिक? दोस्तों, नीतू जी, क्या है कि कर्ड एक डीकेइंग फर्मेंटेड सब्सटेंस है। फर्मेंटेड बाद में फिर डीके होएगा, फल सब्जियां सभी कुछ डीके होती हैं, लेकिन फर्मेंटेड चीजों में बैक्टीरिया बहुत होते हैं। इसीलिए हम हमेशा सब लोग कहते हैं कि आप कर्ड खाएं, लेकिन कर्ड जो है वो फर्मेंटेड के अलावा आप और भी चीजें देखें जो फर्मेंटेड हैं, जैसे कि मैंने कई सारे आपको एग्जांपल्स बताएं, वो भी तो फर्मेंटेड हैं। जैसे कि इडली डोसे का बैटर फर्मेंटेड है, नॉर्थ ईस्ट की कई चीजें जो सोयाबीन से बनती हैं वो फर्मेंटेड है, उड़ीसा की कुछ चीजें हैं वो फर्मेंटेड है, ढोकला फर्मेंटेड है, मिलेट की अंबली फर्मेंटेड है कि नहीं? तो इसमें फाइबर भी बहुत है, फर्मेंटेड भी है, शरीर को फायदा करेगा। कर्ड जो है आपने गाय घर में नहीं बांध रखी। अब जो गाय आ रही है उसमें गाय के जो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, क्योंकि वो कंपनी से मतलब कहीं से ब्रांडेड एक दूध आ रहा है आपके घर में, उसमें पस है, उसमें उस गाय को, उस जानवर को दिए गए एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, उसमें केसीन नाम का एक प्रोटीन भी है जो कि कार्सिनोजेनिक भी है। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो डॉक्टर कॉलिन कैंपबेल की किताब है दी होल, आप उसको भी पढ़ सकती हैं। कर्ड को गुड प्रोबायोटिक कहा जाता है क्योंकि वो फर्मेंटेड है, लेकिन उसमें फाइबर नहीं है। आप फाइबर वाली चीजें खाएं, सेम असर मिलेगा। पशु से प्राप्त प्रोटीन को हम सजेस्ट नहीं करेंगे। सतीश जी, कोल्ड प्रेस जूस कुछ एक डिटॉक्सिफिकेशन के मोमेंट्स में ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें सारे उसका फाइबर निकाल दिया गया है, एंजाइम्स उसके निकाल दिए गए हैं, ठीक है। तो हम कोल्ड प्रेस जूस हम सजेस्ट नहीं करेंगे। ग्रीन स्मूदी जरूर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आपने एक केला लिया, एक मुट्ठी कोई भी हरे पत्ते लिए, उसको आपने डाला, और उसको जब आप पीस के खाते हैं उसका सारा फाइबर, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो सारे उसमें मौजूद हैं। दोस्तों, कोल्ड प्रेस जूस पीना ऐसा ही है जैसे कि आपने एक बहुत ही बहादुर जनरल को भेज दिया युद्ध पे और उसको कह दिया अकेला लड़कर आजा, उसकी पलटन उसके साथ नहीं है। जब प्रकृति एक संतरा बनाती है तो उस संतरे में उस जूस के साथ वो सारे एंजाइम्स भी रखती है जो कि उसको पचाने के लिए सहायक होंगे। तो उसके सारी सहायक आपने हटा दिए, अपनी पलटन हटा दी, और उस जूस में जो थोड़ा बहुत बचता है वो आपके शरीर में जा रहा है। तो आप बताएं मुझे कि फायदा आपका किसमें है? जहां तक हो सके फल को सीधा खाएं, चाहे आप चार संतरे खा जाएं, ठीक है। कोल्ड प्रेस जूस आमतौर पे आप कहाँ लेंगे? आप बाहर से जूस की दुकान में खड़े होंगे, मेहनत कम लगती है, वो बना के दे रहा है, आप पी लेंगे, है कि नहीं? कोशिश कीजिए कि कोल्ड प्रेस जूस आप ना लें। शरण सैलड रेवोल्यूशन डॉली जी, ये एक फेसबुक पेज है जो कि फ्री है। आप फेसबुक पे शरण सैलड रेवोल्यूशन ढूंढकर
आप मेंबरशिप के लिए आप डाल दें। जयश्री जी, अगर आप कर सकती हैं तो शरण सैलड रेवोल्यूशन का लिंक इसमें डाल दें। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप बस फेसबुक पे जाएं, शरण सैलड रेवोल्यूशन टाइप करें, आ जाएगा। My kid is struggling with IBS D, being given her foods, how can I help her condition? प्रिया, आप सबसे पहले तो आप ये देखें कि आईबीएस के लिए आईबीडी है, आईबीएस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इरिटेबल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। आप डेयरी छुड़वा के देखिए प्रिया जी। सबसे पहले रिमूव ऑल डेयरी प्रोड्यूस, बिकॉज डेयरी इज induces autoimmune disorders in the body. A very close member of my family was suffering from psoriasis in the scalp for about 16-17 years. No amount of treatment gave any result. The moment that person turned vegan, in 3 months the psoriasis was completely gone. It was almost a miracle. तो अगर IBD है, autoimmune disorder है, आप डेयरी निकाल के देखिए। No milk, no curd, no ghee, no paneer, no cheese. सैलड्स डालें हल्के हल्के, धीरे धीरे फल डालें डाइट में, ट्राई सी, आई एम श्योर देयर विल बी सम इंप्रूवमेंट। सहाना बदरीन, केस ऑफ जर्डन IBS। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्स डिसीज जो होता है डॉक्टर सहाना, most welcome to this program. I'm seeing you and recognizing you from the meditation sessions. Dear participants, I hope you are comfortable with English also. Sometimes I'm switching over to English to answer questions. Jayashri ji, you can tell me what the participants are writing. If they're comfortable with English, or should I speak only in Hindi? Excess protein जब हमारे शरीर में जाता है तो उससे कई बार जो स्फिंक्टर है वो लूज हो जाता है, और उससे जो है एसिडिटी बनती है और खाना ऊपर की तरफ आता है। So plant proteins do not cause that kind of a reaction in the human body, to put it very simply, Dr. Sahana. तो उसके लिए if you suggest or switch over to plant proteins. See, all proteins are made by plants. Animals don't produce any protein in their body. Plants take sunlight, convert it into their food, make protein, which is ingested by the, let's say, the goat. When we have goat, we think we are getting protein from the goat. The protein is produced in the grass which the goat ate. So आप प्लांट प्रोटीन्स की तरफ अगर आप जाएं तो आपको जर्ड की समस्या कम हो जाती है। IBS जो है ये इसका जो ताल्लुक है हमारे स्ट्रेस से भी रिलेटेड है। तो those people who are stressed out should come over or try meditation or reduce stress. तो उससे जो है हेल्प मिलेगा। Of course, diet is a big factor. जानवर अगर आप, if any of you is non-vegetarian, you should know that when their animals are being killed, they are extremely stressed out, and their stress is released in their body as hormones, and when we consume those animal products, we become stressed out. आप ध्यान देकर देखें, अगर आप वेजिटेरियन या वीगन आप बन जाते हैं, you avoid dairy also, but simply vegan का मतलब simply avoiding dairy नहीं होता. It means you're adding smoothie, fruits and salads in your life, and also supplementing B12 and D3. उसके बाद अगर हो सके then you are adding salads or organic fruits and vegetables in your life. आप ऐसा करके देखें डॉक्टर सहाना, आई एम श्योर बेनिफिट्स मिलेंगे। Vasanti Raman, millets are suitable for IBS, definitely. No specific millet. I would suggest have all positive millets. There is a free talk on Sharan YouTube channel also. You can go and see all the videos there and include millets. Revati Jadhav, please show the slides of meals, breakfast, lunch and dinner. Okay, Revati, just give me some time. I'll answer the questions. सारे सवालों के जवाब देने के बाद, let me see. I'll share the slides. Can we use cold pressed oils for food? Surinder ji, there's no need to use cold pressed oils, because a cold pressed oil also doesn't resemble the oil seed from which it is coming. It is very far removed. So all fiber is completely removed, even if it is cold pressed. Okay, so what you can actually do is you can get the same the oils that you need
from having the seeds in salads, like you can add sesame in the salads, you can add flax seeds in the salads, you can roast it and add it. आप तिल के लड्डू बना सकती हैं, फ्लैक्स सीड के भी लड्डूस बनते हैं. तो आप नट्स एंड सीड्स से अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो नॉट मोर देन 10 ड्राई फ्रूट्स पर डे, उसमें भी ऑयल होता है. सी, घोड़ा ऑयल नहीं खाता है लेकिन वो बीमार नहीं है. इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स. शेर भी ऑयल नहीं खा रहा है, वो नॉनवेज, बट इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी. But if you see an ox, a bull, they are very strong. They are not eating or drinking oil, right? So our body requires oil in small quantities. If you have lots of refined oil, then your omega-3 and omega-6 balance will also get disrupted. So Sharan advises to start with very less oil. Eventually, if you can go oil-free. So you can see our recipes, visit our website, see how we are cooking, and take some inspiration from there. Okay. Suchita Shah, fermented millets. Suchita, what you can do is, आप कोई भी एक मिलेट ले, उसको आप रात को धोकर भिगो दें. इतना ज्यादा पानी ना डालें, उतना कि वो अच्छे से भीग जाए. Then next morning 7-8 hours have passed. You cook it in an open vessel. खुले बर्तन में बनाएं, थोड़ा सा ज्यादा पानी डालकर. उसको आप 7 to 8 hours फिर से रख दें, जैसे आप इडली डोसे के बैटर को रखते हैं. जिस पानी में भिगोया है उसी पानी में बनाना है, because millets have lots of water soluble minerals also. So if you throw that soaked water, it will go away. So wash it first and then soak it. उसके बाद आप बनाएं. बनाने के बाद बनाते समय आप नमक ना डालें, leave it. Then when you eat it, say the next evening, so 8 hours soaking, make it in the morning, leave it for another 8 hours, and then you have. See if it is fermented. Depends upon where you live also. If it is, the place is cold, then it will take more time to get fermented. If it is hot like Delhi, then it will get fermented in 7-8 hours. Yes, anybody who has registered will get recordings, Deepak. Hari Om, Shanti ji, ma'am, salad mein kya mila sakte hain to change the taste as we can use the dressings? Ankita, you have to join the Sharan Salad Revolution. Otherwise, you go to Sharan website, www.sharan-india.org, see the salad recipes. आप उसमें salad के बारे में बहुत सारी information है. I won't be able to give everything here because I see 42 new messages here. I hope you can understand. Wheat rice besan बुरा नहीं है अंकिता, but you should have salad, smoothie and fruits. ये तीनों आपने जरूर खाना है. Don't have a very large quantity rakhi to begin with. Have smaller quantity. छोटे glass में you can start having a smoothie and see. Slowly your body will get used to it. Don't refrigerate the green leaves. If it is, the country is very cold, and the green leaves will be fresh even outside. The banana will be fresh even outside. Okay. Ranak, most welcome. Thank you. Because of passing too much wind. Vipul ji, passing too much wind मतलब आपके gut में gas बहुत बन रही है, bloating हो रही है, gas बहुत बन रही है. Reasons can be very many. Okay. So you will have to see what you're eating that is causing so much of gas. Elimination करके देखिए. Pesticides in raw. Jayashri Chandra, you will have to wash the vegetables very well. Soak them in salt water and then you wash it again. Otherwise, Sharan would advise you to use organic fruits and vegetables so that the pesticides can be avoided to the maximum possible extent, even if the vegetables are not 100% organic. 100% organic ना भी हो, तो भी अगर 70% भी है, even if they are 60% organic, it's still good for you rather than having 100% non-organic. Sushma, depends upon your digestion. You can eat all kinds of sprouts. Raw is best. Boiled or steamed, मतलब उसका life थोड़ा खत्म हो गया. आप इस तरीके से you can imagine that if you place inside the mud a sprout which is not steamed or boiled, it will sprout into a plant, right? When you're boiling or steaming it, you're sort of killing it, isn't it? It's best to eat raw. If you can digest that, go for raw. Have lots of raw sprouts. Vasanti, it may not be possible for me, dear. If you connect with me in some other session, I'll tell you millet ambali. Otherwise, what you can do is you can search YouTube also. There are lots of YouTube videos about how to make millet ambali. Okay? No need to worry. Type in the YouTube millet ambali and recipes are there. Maria Lijo, burping means there is either you're passing wind from below, Apanavayu,
or you are passing wind from above. Okay, so it's because of the gas that is produced in your body. So it's either coming out from the mouth or it is either coming out from the anal opening. Maninder Kaur Dhillon, I have not heard of the need to avoid radish, cauliflower, or cabbage in hypothyroidism. It's a hormonal disorder for which you don't have to avoid these vegetables. Kishore Dhumal, there is no protein deficiency, dear, because protein is required by our body in very small quantities. There is only one disease, tell me the disease which is caused due to protein deficiency. There's only one, and it happens in those countries which are facing famine. Not in India. We are all overfed, well-fed, unless we are very rich or very, very poor. Maltira, how to get rid of tea and coffee? Malti, it takes about 21 days for a habit to form. So if for 21 days you just go for it, tell your mind that you're not getting tea and coffee, you're only going to get green smoothie. And then if you really want tea, you find some kitchen spices like cinnamon, cardamom, ginger, tulsi, lemongrass, put them a small quantity together, black pepper, etc. Make a hunza tea for yourself, filter and eat, drink. That will help you. And in 21 days, your brain will start rewiring itself and will start liking the green smoothie. Even I used to have tea twice a day before I turned vegan. And it's been more than 3.5 years now that I haven't had any green tea, and I'm not missing it. I have this hunza tea which I make at home. आप उसमें you can add ajwain also. So many things that you can discover inside your kitchen. Your kitchen herbs can make a very good warm tea. You know, Krishna Jadhav, pickles contain a lot of oil unless and until they are fermented. Like gajar, this one shalgam achar, if it is not boiled or those kind of things, they may, but I'm not really very sure. If it is a pickle which is soaked in oil, it won't help improving the microbiome. Suchita Shah, very good, Suchita. Green smoothie, Seema Gupta ji, आप शरण की website पे जाएं, go to recipe site place and go to that. There is lots of green smoothie recipe. Apart from that, green smoothie with Sharan, आप YouTube पे type करें, शरण की recipe आपको Dr. Nandita Shah की मिल जाती है. You can see that and you can make your green smoothie at home. Vegetable salad, Suchita, initially you can start with smaller quantities. You can start with steaming also. Slowly, see, we have abused our bodies for years, for ages. Unless and until, friends, you are lakkad hajam, patthar hajam, initially salad is likely to give you some kind of bloating issues. You can steam the salad or start with the smaller quantity. When you see that it is causing bloating, choose another salad item and see. If it suits you, have that. But do start. Have sprouts. Do something. Start with smaller quantities. Join the Sharan salad revolution. Slowly, your body will get used to it. See, when you have abused your body with cooked food, fried foods, and the processed foods for, let's say, 20, 30 years, we cannot say that within 10 days it should rectify itself, right? Some kind of issue is likely to be there. नहीं, fruit and vegetable आंचल एक साथ नहीं लेना है. Fruit should be had empty stomach along with green smoothie. That is the best. Vegetables you can have with cooked meat. Jayashree Chandra, how will you confirm ki milk pure? How? In the dairy industry, the cows and buffaloes are artificially inseminated. And to make them endure those kind of repeated pregnancies, they are given hormone injections, growth hormones, antibiotics, because the machines are being used to milk them. Right? And I have seen, personally, I have seen, jo doodh wale hote hain who are getting milk, they are buying milk from mother dairy and they are adding it in front of me. I saw it myself. So this is happening everywhere. How can we say? I have my doubts, dear. Sushma Sirisha Perry, animals do not make any protein at all. If you want, you can go and look for it in the Google also. Only plants make protein. And protein is required by our body in very small quantities. If some ad is coming, कि दूध में है protein, इसमें है calcium, इसमें है, who is actually benefiting?
The seller आलू आकर नहीं बोल रहा कि I have protein, please have me. Beetroot आके नहीं बोल रहा कि I have lots of protein. Even banana has protein. Banana will not advertise itself. Only somebody who's benefiting from that industry will advertise. No? So don't be under the misconception that you need enormous amounts of protein. We give birth to a human baby. The human baby doesn't have to become heavy like a calf. हमने भैंस या गाय नहीं पालनी है, हमने इंसान के बच्चे पालने हैं, right? So the small amount of protein that your body needs can be very easily obtained from plants. There's no need for any animal protein. सुरेश जोगिया जी, आपको ओरल माइक्रोब्स इंप्रूव करने हैं तो मुंह पे माउथ वॉश मत डालिए, टूथपेस्ट भी मत डालिए. आप टूथपेस्ट से जब दांत धोते हैं, when you brush your teeth with toothpaste, it's chemical and it kills off the microbes which are there in your mouth. The mouthwashes also, they kill off your microbes, right? So use, preferably I use it, so I'm advising something that I'm myself doing. I use only Dant Manjan and I use my finger to wash my teeth. I use a toothbrush but without the paste. I just use the brush to remove it, any plaque that must be accumulated. So ये आप खा सकते हैं सुष्मिता. Okay, you have already removed. तो आप ये देखिए प्रिया, just see if the child is in some way stressed out. Because in IBS you will have the symptoms, but you will not see any report when you go to the doctors. Everything will seem okay. So somewhere it has something to do with the mind also. There is a video, there is a 1-hour talk by me on IBS in both Hindi and English. You can go and watch it and you can choose one of the suggestions there. Anything that you can follow. Neetu Singhal, it is, I'll write it out here. Dr. Campbell. Okay, I'm not able to write. Jayashree, you will have to write the Colin Campbell's book, The Whole. I'm not able to write because my, the script is turned towards Hindi. Let me try. Dr. Colin Campbell is the writer and the name of the book is Whole. And this is surprisingly based upon, what he cites here, that the cow's milk protein containing carcinogen is a research done by 2 Indian scientists. Yes, Jayashree, Dr. Jayashree, Hunza tea powder you can make and keep for quick use. It's all your kitchen herbs. It's a bit of lemongrass you can buy from the market. Then you can put a piece of cardamom, cinnamon, ginger, tulsi, leaves if you have tulsi plant at home, and you can put some ajwain also, carom seeds. You can put a small bit of the raw turmeric also, and you can leave it to boil, and black pepper. Kushore Dhumal, I was facing problem like tired and don't want to exercise, and I was told protein deficiency. Started taking supplement unwillingly, but found that problem disappeared. Okay, Kishorji, I cannot comment on that. Okay. Sometimes things have an effect on your mind also. When you're actually feeling that you're getting healed, you get healed, even with a placebo. So I don't want to comment on that, but definitely with salads, smoothies and all, you do find a very strong improvement. Okay, Vasanti, been having smoothie. Cynthia Sharma, small intestine bacteria overgrowth CB. I'm unable to understand your question. The bacteria in the small intestine are lesser in quantity. The large intestine hosts the largest quantity. Fasting, Surinder Kaur, may not help for good microbes, but it helps your body to relax and to heal itself. Because you're not giving it that constantly, you're not putting in food for digestion, right? So when you ingest food, all your body's energy goes towards digestion. That is why after eating a heavy meal, you feel tired. You want to sit, because your body is digesting that food. So when you're fasting, you're actually allowing the body to heal itself, rest. So it may not help in good microbes, but it helps in the healing process.
Some doctors prefer eating raw salad over smoothies. See, smoothie is for breaking down the green. You know, the nutrients in the greens are contained in the cellulose. Okay, grinding it in the mixie breaks it, and combining with the fruit makes it more drinkable. So you should have both smoothie and salad. Otherwise, how much of green chutney will you have to consume greens raw? Greens should always be consumed raw. That is why the world is green. Nature is very clever. It has given us indication that have greens. All trees are green, all plants are green. It makes you feel so much of peace within when you see green, isn't it? For gut problem, you should have the diet that I have just suggested. Smoothie, fruits, and salad. Indra, all kinds of green leaves can be added. Whatever you get in the market. Pudina, dhania, palak once or twice a week. Then cholai ke patte. You can add beetroot ke patte. There's so much there. You can have sometimes wheatgrass smoothie. I have GERD, bloating, gas, and I was not having milk and greens. So Priya, you can also take a consultation from Sharan if the problems are very severe and are not going. If you can go to Sharan website, we have nutritionists there, doctors there, okay? And you can take a consultation from them and be on their diet suggested by them for 2-3 months and see what they say, okay? Yes, recordings will be shared. Rakhi Nandwani, the link has been posted. If you simply go to www.sharan-india.org. Then go to recipe section, you will find the recipes. Then there is a section where try vegan. Under try vegan, you will see there is a good write-up on B12 and D3 also, and omega-3, omega-6. Friends, all your doubts can be clarified there. आपके सारे डाउट्स वहां क्लैरिफाई हो जाएंगे. आप शरण की वेबसाइट विजिट कीजिए. रचना मेहता, गुड वीगन ब्रांड. अभी जैसे मैंने बताया रचना जी, आप शरण की वेबसाइट पे जाएं, अंडर ट्राई वीगन आप क्लिक करें, B12 और D3, और शरण किस तरीके की ब्रांड को सजेस्ट करता है वो आप उसमें देख सकती हैं. ओके. Jayashree ji, I'm asking you to unmute yourself. Okay. Yes, Sharmila. All right. Now it is okay, no? Santi Raman, happy enjoying this movie. Okay. Indra Solanki is asking, ma'am, when I'm fasting on Ekadashi with or without water, why does it cause acidity? See, Indra, at a time when your body knows that it has to receive food, it is releasing the digestive juices. Okay. Those digestive juices actually are causing that burning sensation because your stomach is empty. So, people who have these kind of issues, I would suggest that they don't, like our religion is very open. You don't have to fast with water or without water. You can have fruits. So if your body is not allowing, it is causing acidity, then you have fruits and then fast. You'll feel better. Don't go completely hungry. Both salads and smoothies are good. Ghee has antioxidants. Is that also harmful? Nowadays, you're not keeping the cows at home. Ghee is coming from the industry. Okay, it is said that it has antioxidants. Maybe there is a section of population which doesn't suffer because of consumption of ghee. But on an average, हमने यही देखा है शरण में कि जो भी पशु से प्राप्त आहार खाता है उसको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस हो रहे हैं. उसको ओबेसिटी आ रही है, थायराइड, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो आ रही हैं, कैंसर आ रहा है, हार्ट डिसीज आ रहा है, और उसको रोकते ही ये सब बीमारियां चली भी जाती हैं. सो अब आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है. कहा जाता है लेकिन कितने एंटीऑक्सीडेंट्स अब रह गए हैं.
जो गाय है उसको इंडस्ट्री में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, 2-3 महीने का गैप देकर उसको फिर से री इंसेमिनेट कर दिया जाता है। उसका यूट्रस रिपेयर भी नहीं होता, हील भी नहीं होता, उसके अंदर दूसरी प्रेगनेंसी है, सो शी इज लैक्टेटिंग एंड शी इज प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। आप सोचो कि उसकी बॉडी में कितने हॉर्मोन्स होंगे। प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट मैमल रिलीजेस सो मेनी हॉर्मोन्स, so all those hormones are coming in the milk also, which we are consuming. That is why it is causing diseases. Depends upon what oats they are. Normally we feel that positive millets, they help in the increase of microbes in your body if they are had in an ambali format, Maninder ji. However, there is जैसे आप rolled oats अगर आप खाते हैं, स्टील का टोल ओट्स आप खाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। रोल्ड इज ऑलरेडी इट इज प्रोसेस्ड। आप स्टील कट ओट्स खाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। Small intestine bacteria overgrowth. I think you asked a question about this, MK. See, if it is gut bacteria, then it is not harmful. Your body knows how to sort of, if you have the right kind of diet, अगर आप सही तरीके का जीवन शैली अपनाते हैं, खान पान अपनाते हैं, तो आपका शरीर बैक्टीरिया को निकाल भी देता है। अगर आपको कोई और बीमारी है, कोई और इश्यू है, तो आपको कंसल्टेशन के जरिए थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस कि आपके जैसे आप फाइबर वाला खाना खाएंगे तो बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हो जाएगा, उससे आपको बीमारी हो जाएगी। दिस आई हैव नॉट हर्ड। नहीं, ग्रीन लीव्स के जूस में अगर आप स्मूदी बनाते हैं जयश्री जी, यू डोंट हैव टू स्ट्रेन इट, यू हैव टू ड्रिंक इट एज इट इज। MKG depends upon what this small intestine bacteria overgrowth is doing to you. Okay, packaged oat milk आप लेके देखें, बट आप इंग्रेडिएंट्स में देख लें राखी जी कि it should not contain any any chemical or anything to make it stay. Okay, if it is healthy, then you can have it. Okay, friends, I feel I have answered a lot of questions. Can we end this session now?